Hello students. So we are to the lengthiest topic of revision of winding up chapter. तो लंबा चैप्टर बहुत है लेकिन आसान है. So let's start with chapter number 20. That is winding up. और ये चैप्टर आता है सेक्शन नंबर 270 से लेके 365 तक, क्योंकि चैप्टर नंबर 19 ओमिट कर दिया गया है तो इसलिए सीधा ऑन चैप्टर नंबर 20. वाइंडिंग अप के चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए इसके 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट्स. जो पार्ट 1 है, दिस इज कह लीजिए यही मेन बड़ा पार्ट है हमारे लिए. सेक्शन 270 से लेके 303 तक, और इसमें आता है वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी, कंपल्सरी वाइंडिंग अप. पार्ट नंबर 2 ये ओमिट कर दिया गया है 304 से 323 तक, एंड दिस इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप, क्योंकि ये हिस्सा अब यूं कह लीजिए कहां चला गया है, आईबीसी के अंदर. गोइंग टू पार्ट 3 एंड पार्ट 4. इसमें से बहुत सारे सेक्शंस आईसीआई ने अपने कोर्स से एक्सक्लूड कर दिए हैं, तो ये कह लीजिए थोड़ा हम पार्शियल पढ़ेंगे. 324 से लेके 358 तक, एंड दिस इज फ्रॉम 359 टिल 365. और पार्ट 3 डील करता है प्रोविजंस के ऊपर वाइंडिंग अप की, जिसमें से कई सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. और ये आ गया आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर के ऊपर. तो यहां पे इन दोनों चैप्टर पार्ट से हमें पता होना चाहिए लॉट ऑफ सेक्शंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कोर्स बाय आईसीएआई, जिसकी बात हम बाद में करेंगे. सो आज हम पार्ट 1 में हम रिवीजन करेंगे पार्ट 1 की ही, दैट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप के ऊपर. दिस इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल. तो देखिए वाइंडिंग अप के चैप्टर में सबसे पहले इस पूरे चैप्टर की बड़ा बहुत है, तो मैं कोड की भी आपसे डिस्कस किए कर दूंगा कि आपको सेक्शंस थोड़े याद हो सकें, लेकिन लंबी कोड की है क्योंकि सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं. तो पहले कुछ एक सेक्शन की मैं कोड की आपसे शेयर किए लेता हूं. दैट इज कोड की हमारी यहां होगी मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी. पहले 3 सेक्शन मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा टाइम भी सेव हो. पढ़कर, मतलब मॉक टेस्ट पेपर कर रहे थे हम, उसको पढ़कर और जो पढ़कर है उसे हम कोड की में पीडीसी इस तरह से लेके चलेंगे. पोस्ट डेटेड चेक कह लो, चाहे मॉक टेस्ट पेपर पढ़कर या पोस्ट डेटेड चेक. क्या हुआ, रोना ऑब्वियसली निकल गया. तो जो रोना है उसके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट हम करेंगे, REI, रोना, रोए. तो इस तरह से ये 9 सेक्शन मॉक टेस्ट पेपर पढ़कर रोए, यूं कह लीजिए.
सो हम पहले स्टार्ट करते हैं ये सेक्शन, बाद में कोड की पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 270 में तो कुछ है ही नहीं, एक वर्ड में कहानी खत्म। 270 एम से कहता है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। तो अब इस चैप्टर में तो एक ही तरीका बचा है, क्योंकि वॉलेंटरी वाइंडिंग अप तो हटा दिया गया है। तो डेट इज पार्ट 1 बाय एनसीएलटी, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। मॉक टेस्ट पेपर, तो MTP, तो 271 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहां हम क्या पढ़ते हैं, ग्राउंड्स किस चीज के, ऑब्वियसली वाइंडिंग अप बाय, तो ये है हमारा MTP ट्राइब्यूनल, MTP इस ढंग से चलेंगे हम। तो यहां पे ग्राउंड्स, दरअसल 271 के साथ आपको पता होना चाहिए कि ये दो मेन सेक्शन है इस पार्ट में, जिसमें एग्जाम में आने की संभावना अच्छी बनती है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं ये। 271 रेड विद 272, क्योंकि 271 ही क्या कहता है कि सबसे पहले क्या जाएगी, पिटीशन जाएगी। आप पिटीशन देंगे, और देखिए ये रहा सेक्शन कौन से में, 272, इसलिए 271 रेड विद 272। आप पिटीशन देंगे, नेचुरल है किसको, एनसीएलटी को। और उस पिटीशन में आप क्या मेंशन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ग्राउंड्स मेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा ग्राउंड आता है क्लॉज ए में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में कि कंपनी को बंद कर दिया जाए। बी, कंपनी को बंद कर रहे हैं हम देश हित में, यूं कह लीजिए। तो देश हित में यहां दुनिया भर की चीजें लिखी हैं, जैसे मैं इसे यूं भी कह देता हूं, सिस दैट इज सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी। सिस थी, पापा हैं, मदर हैं। पी से आप कह सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, एम से मोरालिटी या फ्रेंडली रिलेशंस विद स्टेट्स। मतलब देश हित में हम कंपनी को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। मतलब कंपनी जो है इनके अगेंस्ट काम कर रही है। एंड तीसरा पॉइंट आता है, एप्लीकेशन दी गई है आरओसी ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड ऑफिसर ने, और सीजी ऑथराइज्ड ऑफिसर ने। तो उस एप्लीकेशन में ये लोग क्या बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब या तो कंपनी बनी ही किसके लिए है, फ्रॉड करने के लिए, मतलब बनी ही फ्रॉड करने के लिए है, बनाने वाले भी कौन है, फ्रॉडस्टर है। तो फ्रॉड वाली मेन बात है इसके अंदर। देन गोइंग टू क्लॉज डी, आपने डिफॉल्ट किया है एआर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में लगातार 5 साल। एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 92, 137, एमजीटी 7 एओसी 4 आपने डिफॉल्ट किया है इनकी फाइलिंग में लगातार कॉन्सिक्यूटिव 5 फाइनेंशियल ईयर, ये ध्यान रखना है। लगातार 5 साल का आपका डिफॉल्ट है। क्लॉज ई है बैलेंसिंग फिगर क्लॉज, जिसे हम कहते हैं जस्ट एंड इक्विटेबल, विच मीन्स कि ऑन एनी अदर फेयर ग्राउंड एनसीएलटी में हम लोग गए हैं। तो इसके बाद आगे जी एमटीपी में सेक्शन नंबर 272, तो पी से पॉइंट है पिटीशन। फॉर वाइंडिंग अप, एमटीपी, एम से मोड्स, टी से ट्राइब्यूनल एंड पी से पिटीशन दी गई है।
आप ये पिटीशन के लिए एप्लीकेंट्स कौन कौन है? तो सबसे पहले कंपनी ये पिटीशन दे रही है, लेकिन साथ में कंपनी को एनसीएलटी को देना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो साथ में सबमिट करेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो एडमिट होगी। सेकेंडली, एप्लीकेंट में आता है आरओसी। आरओसी एप्लीकेशन दे सकता है एक्सेप्ट एक ग्राउंड को छोड़ते हुए 271A जो हमने पढ़ा स्पेशल रेजोल्यूशन, उसको छोड़ते हुए किसी और ग्राउंड पे वो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तीसरा, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जिसका मतलब घूम फिर के मेंबर्स है। तो चाहे आप फुली पेड अप शेयर होल्डर हो, पार्टली पेड अप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के पास एसेट्स हैं या नहीं है, बट एज ए कॉन्ट्रीब्यूटरी यू कैन गिव द एप्लीकेशन। देयर आफ्टर गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन ये देंगे अगर इश्यू है 271B का, दैट इज देश हित में। एंड लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोई भी वॉट ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर एप्लीकेशन दे सकता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह भी आती है कि ये जो पिटीशन दी है इसकी आपने कॉपी आरओसी को देनी है, और आरओसी अपने व्यूज इसके ऊपर एनसीएलटी को देगा 60 दिन के अंदर अंदर। तो कहने का मतलब है एनसीएलटी जो रिएक्ट करेगा वो आरओसी के कहने पे ही रिएक्ट करेगा। तो ये हो गया जी एमटीपी। अब आगे था हमारा कोड की एमटीपी पढ़कर। तो पी से है पावर्स, अंडरस्टूड है एनसीएलटी की है, और नेचुरल है किससे रिलेटेड होंगी, ये आप देंगे वाइंडिंग अप का ऑर्डर। तो एनसीएलटी की पावर है, वो आपने जो पिटीशन दी उसको क्या कर सकता है, इसे मैं कहता हूं सीएमसी, सी फॉर वो कैंसिल भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, कंफर्म भी कर सकता है, जिसको आप कहें रिजेक्ट वगैरह। तो ये एनसीएलटी की पावर है। नो डाउट जो भी ये काम अगर रिजेक्ट वगैरह करेंगे आपको क्या देंगे, एक आरओएच, जिसका मतलब है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और इनका जो ऑर्डर आएगा वो 90 डेज ऑफ पिटीशन के अंदर आ जाएगा, 90 दिन के अंदर अंदर हाँ या ना में। और जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर है वो आपका रिजेक्ट नहीं होगा जस्ट इस ग्राउंड पे कि कंपनी के एसेट्स नहीं है या एसेट्स गिरवी हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़कर, तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें हम बात करेंगे, डी से पॉइंट ले रहे हैं कोड की के हिसाब से, डायरेक्शंस एनसीएलटी के द्वारा कि आप क्या करें फॉर फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जैसे ऊपर आपने देखा जब कंपनी की तरफ से पिटीशन थी तो साथ में लगी थी स्टेटमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ अफेयर्स। तो यहां पे एनसीएलटी डायरेक्शन दे रहा है कि ये आप स्टेटमेंट लगा के दें। तो ये किसको कहा जाएगा, ये डायरेक्शन जो होगी ये होगी कंपनी को कि वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एनसीएलटी के पास फाइल करे। लेकिन ये डायरेक्शन कब होगी, इफ पिटीशन अदर देन बाय कंपनी,
मतलब कंपनी ने पिटिशन नहीं दी है, क्योंकि कंपनी ने पिटिशन दी होती तो उसे ऑलरेडी क्या लगा के देनी पड़ती, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। किसी और ने दी है, इसलिए एनसीएलटी कंपनी को डायरेक्शन दे रहा है कि आप ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमें बना के दें। और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्वियसली कंपनी में रेज, और कंपनी को ये कॉपी देनी है 30 दिन के भीतर भीतर। नो डाउट यहां पे आपको एक्सटेंशन मिल सकता है फर्दर 30 दिन का, और एक्सटेंशन हमेशा ऑन सफिशिएंट कॉज ही मिलता है। तो आगे था हमारा पढ़कर, तो ये सी से हम पॉइंट बनाएंगे। सो गोइंग टू सेक्शन नंबर 275। तो सी से हमारा ये पॉइंट है, कंपनी लिक्विडेटर। भाई लिक्विडेटर तो अपॉइंट होगा, उसकी अपॉइंटमेंट। तो कंपनी लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट कब होगी या कौन करेगा, बाय एनसीएलटी। और कब करेगा, जब एनसीएलटी ने वाइंडिंग अप का क्या दे दिया, ऑर्डर। टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये कंपनी लिक्विडेटर होगा कौन, ऑफिशियल लिक्विडेटर। और ऑफिशियल लिक्विडेटर का मतलब ही क्या है, ये एक पैनल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल में प्रोफेशनल्स, सीएसीएस वगैरह, उनमें से कोई एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाएगा। और लिक्विडेटर में यह भी ध्यान रखना होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर एक चीज आ गई, एक आता है प्रोविजनल लिक्विडेटर। प्रोविजनल लिक्विडेटर तब अपॉइंट किया जाता है जब कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी हो। तो प्रोविजनल लिक्विडेटर, वरना अगर क्लियर है कि कंपनी बंद करनी है, सो इट विल बी ऑफिशियल लिक्विडेटर। और ये जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट होगा सीएल, इसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है 70 डेज की अपॉइंटमेंट के अंदर अंदर कि मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या यूं कह लीजिए ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट। तो पढ़कर के बाद हमारी कोड की थी रोई। तो आर से पॉइंट आता है हमारा रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। निकाला जा सकता है और नेचुरल है उसकी जगह पे नया आएगा। नेचुरल है कौन, यहां बात कर रहे हैं लिक्विडेटर की। तो निकालेंगे क्यों, तो निकालने के कारण तो बहुत सिंपल से हैं, जैसे ऊपर ही पता चल गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात। तो यूं कह लीजिए ग्राउंड ये बन जाते हैं, फ्रॉड कहें, मिसफिसांस कहें, मिसकंडक्ट कहें, नेग्लिजेंस कहें, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस कहें, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहें, इनएबिलिटी कहें। तो इन ग्राउंड्स पे निकाला जाएगा। ऑब्वियसली निकालने के लिए आप क्या देंगे, नोटिस, जिसका मतलब क्या है, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ROH। और इसके बाद अगर आपने निकाल दिया, क्या डैमेजेस वगैरह से मिलेंगे, नेचुरल है नहीं मिलने चाहिए, नॉट अलाउबल। बल्कि डैमेजेस नहीं लेंगे, मतलब उसे नहीं मिलेंगे, रादर उससे रिकवरी करवाई जाएगी अगर कोई लॉस हुआ हो, क्योंकि उसने फ्रॉड वगैरह किया है। और यहां पे एक सिचुएशन ये भी आ जाती है, कैजुअल वैकेंसी, सेम जैसे डायरेक्टर्स में हमने पढ़ के आए थे, वही रीजन, डेथ, डिसेबिलिटी,
रेजिग्नेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, रिमूवल, तो कैजुअल वैकेंसी भी यहाँ पे अराइज हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। रोए में मैंने RIE कहा था, ओ वर्ड नहीं आ रहा, तो सेक्शन नंबर 277 I से इंटीमेशन। इंटीमेशन किसको? टू, चाहे कंपनी लिक्विडेटर कहें, प्रोविजनल लिक्विडेटर कहें, ROC को, किस चीज की इंटीमेशन कि भाई ये लिक्विडेटर अपॉइंट कर लिया गया है, ऑफ अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट का देखिए नेचुरल है, ये ऑर्डर किसने दिया? NCLT ने दिया। और ये इंटीमेशन आपने देनी है विद इन 7 डेज, अपॉइंटमेंट के 7 दिन के भीतर भीतर। और ROC को इसलिए क्योंकि एक लिक्विडेटर क्या बन जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर, अब कंपनी वही चलाने वाला है। और जैसे ये ऑर्डर आता है, ये वाइंडिंग अप का ऑर्डर, यहां पे ये बढ़िया एक पॉइंट है कि वाइंडिंग अप के ऑर्डर को मान लिया जाता है डीम्ड एज, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर अब अपॉइंट हो गया, सारे कर्मचारी ऑफिसर कंपनी के चले जाएं नौकरी छोड़ के, डीम्ड एज डिस्चार्ज ऑफ ऑफिसर्स कहें, एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी, एक्सेप्ट अगर अभी भी कुछ बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है तो, गोइंग कंसर्न बेसिस जिसे हम कह देते हैं, तो वो हो रहा है तो अलग बात है, वरना आप सबको निकलना पड़ेगा। साथ में इसी सेक्शन में एक बढ़िया जो पॉइंट आता है वो ये भी है कि आपको एक वाइंडिंग अप कमेटी बनानी है यहां पे, जैसे लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है, और ये बनानी होती है 3 हफ्ते के अंदर अंदर, 3 वीक्स। नेचुरल है कहां से? ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये वाइंडिंग अप कमेटी बनाई जाएगी, वाइंडिंग अप के ऑर्डर आने पे। और ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा कंपनी लिक्विडेटर ही। और इस कमेटी के कॉम्पोजिशन में, मींस कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे, तो ये 3 तरह के लोग होंगे। एक तो खुद ऑफिशियल लिक्विडेटर, नंबर 2 सिक्योर्ड क्रेडिटर के नॉमिनी, कंपनी के जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनके नॉमिनी होंगे। तीसरा कोई एक प्रोफेशनल, वन प्रोफेशनल जिसे नॉमिनेट किया है NCLT ने, नॉमिनेटेड बाय NCLT। तो ये कमेटी जरूर समझ लीजिए, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन पे कोई क्वेश्चन आ भी सकता है। इससे पहले आपने 177, 178 में कमेटीज देखी हैं, तो ये है वाइंडिंग अप कमेटी। तो नेक्स्ट नेचुरल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रेज होता है, इस कमेटी के फंक्शंस क्या होंगे। तो देखिए वाइंडिंग अप से रिलेटेड ही इनका काम होगा। तो सिंपल सी बात कहें तो ऑब्वियसली आपने एसेट्स क्या करने हैं, एसेट्स जहां जहां उन्हें इकट्ठा करो, रिकवर करो, उन्हें सेल करो, टेक ओवर करो। आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो दी गई थी उसे चेक करें, अकाउंट्स ऑडिट दिस एंड दैट, और एक लिस्ट बना लीजिए किस चीज की जिनको पैसा देना है, और वो हो गए आपके क्रेडिटर्स, मेंबर्स। और एक तरह से सभी के क्लेम्स वगैरह जो बनते हैं या कोई और इंसिडेंटल जो चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। और फिर ये कमेटी क्या करेगी, ऑब्वियसली अपने फंक्शंस के हिसाब से एक रिपोर्ट बनाएगी, और ये रिपोर्ट एग्जैक्टली कहें तो ये कंपनी लिक्विडेटर बना के देगा किसको, NCLT को। जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ा था, रिपोर्ट क्या हो सकती है, इट मे बी इंटरिम रिपोर्ट और इट मे बी द फाइनल रिपोर्ट। अब इंटरिम रिपोर्ट जो होगी वो होगी मंथली बेसिस पे, और जो कमेटी मीटिंग्स हुई हैं उनके मिनट्स भी साथ में लगाए जाएंगे। और फाइनल का मतलब है अब कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई है,
दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी पे ये बना दी जाएगी। तो अगला सेक्शन आता है 278 रो ए, आर आई एंड ई से मैंने ये कहा था पॉइंट, तो ये आर से हो गया रिमूवल, आई से हो गया इंटीमेशन, ये आ गया ई से। इफेक्ट्स, क्या परिणाम होंगे किस चीज के? वाइंडिंग अप ऑर्डर के। तो कहता है अगर वाइंडिंग अप जो ऑर्डर आया उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? कहता इफ ऑपरेट्स, अगर ये ऑर्डर जो है ये ऑपरेट करता है इन फेवर ऑफ, दो लोगों का पैसा लगा, क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज, अगर इन लोगों के फेवर में है तो कहता हम क्या कर लेंगे, प्रिज्यूम या डीम मान लेंगे कि ये जो वाइंडिंग अप हो रही है ये इन्हीं लोगों ने अपनी क्या दे रखी है, एक ज्वाइंट पिटीशन, कि एक तरह से वाइंडिंग अप इन्हीं के कहने पे हो रही है क्योंकि ये इनके कहां जा रही है, फेवर में जा रही है। अब इसके बाद हमें थोड़ी कोड की चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि यहां तक हमारी कोड की थी मॉक टेस्ट पेपर पढ़कर रोए, रोए में RIE था। अब आगे कोड की क्या बनती है? आगे कोड की हमारी इस तरह से बनेगी, एक व्यक्ति का नाम ले लेंगे मिस्टर SJ, तो ये एक स्टूडेंट है SJ, SD कॉलेज से हैं, इस तरह से कोड की बन जाएगी। मिस्टर SJ SD कॉलेज क्या हुआ, गए, भाई कब गए, ये परसों, आर साइलेंट रहेगा, परसों गए। किस लिए गए? क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत थे, वो समझ में नहीं आए थे। कॉलेज गए परसों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पाई पाई समझने, इस तरह से कोड की है भाई, पाई पाई, तो पाई पाई को हम PAE, तो अगर आप सेक्शन याद रखना चाहते हैं तो एक कोड की बनाने की कोशिश करी है कि अगर मेहनती बच्चा है तो जैसे तैसे वो सेक्शनों का ऑर्डर कैच कर सके। मिस्टर SJ SD कॉलेज गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पाई पाई समझने के लिए। तो आइए चलते हैं आगे हमारे मिस्टर SJ पे। तो ये आ गया जी सेक्शन नंबर 279। S से क्या है, स्टे, रोक लग जाएगी। S से क्या है, सूट्स, जो भी केसेस चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी कहां चलेगी, अब वाइंडिंग अप में चलेगी, तो उनके ऊपर क्या लग जाएगा, स्टे ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन ये जो केसेस हैं मे कंटिन्यू, लेकिन हाँ चलाए जा सकते हैं विद लीव ऑफ NCLT, जिसका मतलब हो गया विद अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल, उनकी अप्रूवल से चलाए जा सकते हैं, वरना उनके ऊपर सारी की सारी रोक लग जाएगी। और जब आप लीव देते हैं ट्राइब्यूनल के पास तो ये अलाउ कर सकते हैं या डिसअलाउ कर सकते हैं। तो ये अपना ट्राइब्यूनल जो है ये अपना ऑर्डर दे देगा, 60 डेज के भीतर भीतर ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर देगा। लेकिन यहां पे एक अच्छी चीज है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, जिसका मतलब है कोई स्टे नहीं लगेगी। अगर जो आपका सूट है वो पेंडिंग है बिफोर हाई कोर्ट या फिर व्हाट, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो यहां पे स्टे नहीं लगेगी। मिस्टर SJ, तो J से है यहां पे ज्यूरिसडिक्शन, किसकी ज्यूरिसडिक्शन, NCLT की, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की। तो ज्यूरिसडिक्शन ये है टू एंटरटेन, या तो ट्राइब्यूनल ले सकता है और डिस्पोज
कोई भी पेटिशन एज टू कोई भी स्यूट बाय हो या अगेंस्ट हो कंपनी, तो उसके ऊपर एनसीएलटी अपना ऑर्डर दे सकता है। कोई भी क्लेम्स हो बाय और अगेंस्ट कंपनी, या कोई भी एप्लीकेशन गई है अंडर सेक्शन 233 में, तो 233 आप पढ़ते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में, जहां हम पढ़ते हैं मर्जर अमेलगमेशन फास्ट ट्रैक, तो उससे रिलेटेड भी इनकी ज्यूरिसडिक्शन है। या फिर प्रायोरिटीज, किसको पैसे पहले मिलेंगे, तो इन सब चीजों के ऊपर एनसीएलटी की ज्यूरिसडिक्शन है। किसी को भी कोई इशू है, सो एनसीएलटी विल गिव एन ऑर्डर विद रिगार्ड टू दैट। तो ये थी हमारी कोड की मिस्टर एसजे कहां गए, एसडी कॉलेज। तो 281 के अंदर भी एस से हम लिखेंगे एंड दैट इज सबमिशन। सबमिट की जाएगी रिपोर्ट। कौन सबमिट करेगा, बाय कंपनी लिक्विडेटर, और अंडरस्टूड है किसको सबमिट करेगा, एनसीएलटी को आप सबमिट करेंगे। और ये आपने सबमिट करनी है विद इन 60 डेज, 60 दिन के भीतर भीतर आप ये सबमिट करेंगे। और रिपोर्ट के कंटेंट्स की अगर हम बात करें, तो इस रिपोर्ट में क्या होगा, सब कुछ जो कुछ एज ए लिक्विडेटर, अब आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो एवरीथिंग कंपनी से रिलेटेड कह लीजिए, पूरी की पूरी बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी चीजें, हर इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपने लिख के देना है। तो इस रिपोर्ट में आप नो डाउट एसेट्स के बारे में बताएंगे, लायबिलिटीज के बारे में, जो भी पैसे लेने हैं देने हैं, गारंटीज, कॉन्ट्रीब्यूटरीज से पैसा लेना है, केसेस जो हैं पेंडिंग, और क्या कोई जॉइंट वेंचर वगैरह कर रखी है आपने, उससे रिलेटेड होल्डिंग एंड सब्सिडरी, और क्या ये वायबल है टू कंटिन्यू बिजनेस। तो इस तरह से एक एक चीज की आप ये रिपोर्ट बना के देंगे। और इसके ऊपर अगला हमारा पॉइंट था एसडी कॉलेज, एस के बाद डी। तो रिपोर्ट आपने ट्राइब्यूनल को दी। अब 282 में ट्राइब्यूनल क्या करेगा, अपनी एक डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन बाय एनसीएलटी। और ये डायरेक्शन कब दे रहा, ऑन रिपोर्ट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। तो डायरेक्शन में ये डायरेक्शन देगा, एक टाइम लिमिट फिक्स कर देगा कि भाई इतने दिन के अंदर अंदर आप क्या कर लें, कंपनी को बंद कर दें डिसोल्यूशन के लिए, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। देन आप ये भी कर सकते हैं, सेल करें कंपनी को एज गोइंग कंसर्न बेसिस पे बेच दीजिए, ताकि एम्प्लॉयज वगैरह किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तीसरा ये कहेगा जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू आपने प्रोटेक्ट करनी है, आपने इन्हांस करनी है, ना कि गिरने देनी है। साथ में एनसीएलटी डायरेक्शन दे सकता है कि कोई फ्रॉड हुए हैं तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करवाई जाए। एंड देन अगर ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है कि अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है, तो यही ऑफिसर्स से रिलेटेड भी यही पॉइंट है। तो ये था हमारा मिस्टर एसजे एसडी कॉलेज। तो कॉलेज से सी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा हमारा 283 सेक्शन में। सी से है कस्टडी। कस्टडी किस चीज की, कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी अब किसके पास चली जाएगी, तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है, लिक्विडेटर के पास जाएगी।
क्योंकि एनसीएलटी ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया है, तो एक तरह से एनसीएलटी की ही डीम्ड कस्टडी है और लिक्विडेटर उन्होंने अपॉइंट किया है, तो उसके पास डीम्ड ऑफ एनसीएलटी दैट इज 2, चाहे प्रोविजनल लिक्विडेटर है या कंपनी लिक्विडेटर है, एज द केस मे बी। तो आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या करनी होगी, इनको सरेंडर करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद हमारी कोड की थी परसों, जिसमें से आर साइलेंट था। तो सेक्शन 284 के अंदर पी से प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, कहता कंपनी के जो भी ये बड़े लोग हैं, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो, तो इन्हें क्या करना होगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा किसके साथ, कंपनी लिक्विडेटर के साथ। कोई भी बुक्स, असिस्टेंस, इंफॉर्मेशन वगैरह आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो नेचुरल है आपको पेनल्टी लगेगी। परसों एस से पॉइंट हमारा नेक्स्ट बनता है, आर साइलेंट था, देखिए यहां पे सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जिसे आप अकाउंट्स में पढ़ के आते हो कि ए लिस्ट, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज की एक सेटलमेंट के लिए लिस्ट तैयार करना। और ऑब्वियसली ये लिस्ट आप तैयार करोगे कॉन्ट्रीब्यूटरीज की, कहां से, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में से कौन कौन मेंबर हैं, और ताकि उनसे क्या मंगवाई जा सके, कॉल्स वगैरह आप मंगवा सको, क्योंकि उनकी लायबिलिटी है। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, इनकी जो लायबिलिटी होगी वो कितनी होगी, ये होती है अप टू अनपेड कॉल्स और डेट ड्यू, जितना कंपनी का डेट है, नेचुरल है, विच एवर इज वॉट लेस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना होता है पास्ट मेंबर्स, जो मेंबर अब नहीं रहे। तो नेचुरल है ये लोग लायबल नहीं होने चाहिए अगर ये क्या हो चुके हैं, सीज्ड टू बी मेंबर 1 ईयर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो जिस दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आता है, उसी को हम मानते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 357। तो जिस दिन ये ऑर्डर आ गया, उसके 1 साल पहले आप छोड़ चुके हो, आप पास्ट मेंबर हो, आप लायबल नहीं हो। डेट कंपनी का इनकर हुआ आफ्टर सीज्ड टू बी मेंबर, तो इसमें सिंपल सी बात है, प्रेजेंट मेंबर्स इफ एबल टू सेटिस्फाई क्लेम्स, अगर वो पैसे दे पा रहे हैं, तो एज ए पास्ट मेंबर आप लायबल नहीं होगे। लेकिन हां, आप लायबल हो भी सकते हो अगर आप विद इन 1 ईयर गए हो, और प्रेजेंट मेंबर अगर पैसा नहीं दे रहा है, इन दैट सिनेरियो यू विल एंड अप पेइंग द अमाउंट। परसों में नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा ओ के ऊपर, तो सेक्शन नंबर 286 ओ से है ऑब्लिगेशन, किसकी, ऑफ डायरेक्टर एंड मेंबर की, सॉरी मैनेजर की, ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजर की। भाई किस चीज की इनकी ऑब्लिगेशन है, इफ लिमिटेड कंपनी, मतलब कंपनी तो लिमिटेड है, लेकिन इन दोनों की लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, तो एज ए डायरेक्टर मैनेजर आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपकी पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो आपको वो पैसे भरने पड़ेंगे।
और यहां पे चीज आती है, ये लोग लायबल नहीं होंगे, नॉट लायबल इफ, सेम पॉइंट जो अभी हम 285 में पढ़ के आए कि 1 साल हो गया इन्होंने छोड़ दिया है, डेट इनकर हुआ इनके जाने के बाद, तो ये ऊपर वाले 2 पॉइंट यहां पे, ये 2 पॉइंट यहां पे कॉपी पेस्ट कर लें कि कंपनी के बंद होने के 1 साल पहले छोड़ के जा चुके हैं और डेट इनकर हुआ इनके जाने के बाद। तो परसों के बाद हमारी कोर्ट की थी कि एसडी कॉलेज गए थे क्या करने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पाई पाई समझने। तो ये आ गया जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 287 में, अच्छा सेक्शन है। एडवाइजरी कमेटी, तो एक ये भी कमेटी आ जाती है, एडवाइजरी कमेटी। और आपने वाइंडिंग अप कमेटी देखा था 277 में, तो कोई ना कोई कमेटी के ऊपर क्वेश्चन डाल दें तो थोड़ा सा इसे ध्यान रख लेना चाहिए। तो एडवाइजरी कमेटी कौन बनाएगा, एनसीएलटी बनाएगा, मतलब कंपलसरी नहीं है ये बनाना, ऑप्शनल है, डिस्क्रिशनरी है। तो इसका पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि ये कमेटी एडवाइस करती रहे किसको, कंपनी लिक्विडेटर को, साथ में ये रिपोर्ट वगैरह बना के देती रहेगी, नेचुरल है किसको, एनसीएलटी को। और इस कमेटी के कॉम्पोजिशन में कौन कौन होगा, तो कॉम्पोजिशन में पहली बात तो मैक्सिमम 12 लोग होंगे, 12 मेंबर्स, और 12 में से ये 12 कैसे बनाए जाएंगे, आउट ऑफ जिनका पैसा लगा है, क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड तीसरा अदर्स लिए जा सकते हैं, एनसीएलटी बनाएगा ये। और एडवाइजरी कमेटी का काम क्या होगा, नेचुरल है इनका काम ये होगा क्योंकि इनके कॉम्पोजिशन इससे बनी है, तो ये मीटिंग्स वगैरह बुलाए, किसकी मीटिंग्स, इन्हीं की, क्रेडिटर्स की, कॉन्ट्रीब्यूटरीज की। और इसका चेयरपर्सन शैल बी कंपनी लिक्विडेटर। और पावर्स की बात करें तो नेचुरल है, सब कुछ इंस्पेक्शन ये कर सकते हैं एडवाइजरी कमेटी, बुक्स हो, एसेट्स हो, एनीथिंग। तो इसके बाद एएस से सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स, तो पीरियोडिकल आपको रिपोर्ट्स बनानी है एंड सबमिट करनी है। और नेचुरल है किसको करनी है, एनसीएलटी को करनी है। अब पीरियोडिकल का मतलब क्या है, क्वार्टरली, तो ये क्वार्टरली होंगी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आपको ये रिपोर्ट्स बनानी है। किस चीज के ऊपर ये रिपोर्ट है, ये है ऑन प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप, कि वाइंडिंग अप की कार्रवाई किस तरह से चल रही है। और फिर क्या होगा, फिर एनसीएलटी रिव्यू करेगा और उसके ऊपर अपनी कोई डायरेक्शन, ओपिनियन, ऑर्डर दे विल इशू। तो 289 सेक्शन जो नेक्स्ट आता है, ये ध्यान रखिए, ये सेक्शन अब हमारे बीच में नहीं रहा, ओमिट हो चुका है। और हमारी कोड की थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पाई पाई। तो मूव करते हैं आगे। सेक्शन 290 290 पावर्स, पी से पाई पाई में पावर्स किसकी, कंपनी लिक्विडेटर की क्या क्या पावर्स होंगी। तो एक वर्ड में मैं खत्म करूं तो मैं कहूंगा सब कुछ, सारी इसी की पावर है। क्योंकि एक तरह से जब बिजनेस बंद हो गया उसके बाद जो जो चीजें करनी है, तो ये लंबी चौड़ी बिना मतलब की लिस्ट है, जस्ट मैं आपसे शेयर कर दूं
कि क्या बिजनेस कैरी ऑन करना है कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए या नहीं, कोई भी डीड डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, प्रॉपर्टी ऑक्शन से बेचनी है कैसे बेचनी है, क्या बिजनेस एज गोइंग कंसर्न बेच कर दें, या कुछ देर के लिए बिजनेस चलाना है तो कुछ एडिशनल फंड्स चाहिए, क्या वो रेज करें, केसेस कंटिन्यू करें या नहीं, या सेटलमेंट कर लें, क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट करें या नहीं, तो प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए या नहीं, तो एवरीथिंग। तो इसलिए ये ब्ला 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 पॉइंट्स हैं, तो जो मर्जी लिखते जाइए। देन पाई पाई ए से प्रोफेशनल असिस्टेंस, फॉर कंपनी लिक्विडेटर। तो आप एक प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकते हैं, और बस इतना ही है इसमें। आफ्टर सैंक्शनड बाय व्हाट, एनसीएलटी। तो अगर कंपनी लिक्विडेटर को कोई एक्सपर्ट चाहिए, सो ही कैन गेट। दिस इज 291, 292 ई से एक्सरसाइज एंड कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी लिक्विडेटर्स पावर्स। मतलब कंपनी लिक्विडेटर की पावर जो 290 में है उसको कंट्रोल कौन करेगा। देखिए इसके लिए आंसर बड़ा ही सिंपल है। मीटिंग्स होनी है 3 तरह की। किसकी, ये हम पीछे भी देखा थे। क्रेडिटर्स का पैसा लगा है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज है, एंड साथ में आपने 287 में बनाई थी एडवाइजरी कमेटी। ये तीनों लोग अपनी मीटिंग करके क्या देंगे, डायरेक्शन। किसको, नेचुरल है कंपनी लिक्विडेटर को। सो दे विल कंट्रोल। और क्या उसकी डायरेक्शंस उसे माननी पड़ेंगी, यस, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ और कमेटी इसी कार्य के लिए बनी है। और इनकी मीटिंग बुलाने के लिए, समन करने के लिए कैसे बुलाई जाएगी, कंपनी लिक्विडेटर ऑन इट्स ओन वो बुलवा सकता है जब भी उसका दिल करे। और यह रिक्वेस्ट दी गई है, तो यहां पे एग्जाम के लिए अच्छा ये सेक्शन बन जाता है। अगर रिक्वेस्ट दी गई है 10% वैल्यू, जिनके पास वैल्यू है, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं या कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो यहां पे आकर के हमारी ये जो कोड की थी यहां समाप्त हुई। तो स्टार्टिंग से हमने कोड की पढ़ी, मॉक टेस्ट पेपर पढ़कर क्या हुआ, रोए, RIE। मिस्टर SJ कहां गए, SD कॉलेज गए, क्या करने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पाई पाई समझने के लिए। फर्दर हमारी कोड की जो बनती है अगले सेक्शनों के लिए वो कुछ इस तरह से है। इसके बाद मतलब एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। फर्दर कोड की यूं है, बाप BAP बाप में CA CS को एग्जामिन, सिर्फ ई वर्ड लेंगे, बाप में CA CS को एग्जामिन करने की अदा, ADA अदा। तो ये फर्दर हमारे सेक्शंस इससे कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 293 बी से बुक्स। ये अब किसके पास रहेंगी, नेचुरल सी बात है CL के पास, टू बी केप्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर। और बुक्स के अंदर इंक्लूडिंग मिनट्स, जो भी मीटिंग्स हुई हैं वो भी उसी के पास रहेगी। नो डाउट इसका इंस्पेक्शन अलाउड रहेगा इंटरेस्टेड पार्टीज को, और वो क्लियर है, क्रेडिटर्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, या देयर
agents, they can always inspect. A से related audit 294, audit of कंपनी लिक्विडेटर अकाउंट्स, तो जो बुक्स उसने मेंटेन की हुई हैं तो उसका ऑडिट। तो पहली बात, बुक्स जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, R&P भी होना चाहिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और इसकी फाइलिंग करनी होती है NCLT के पास ट्वाइस अ ईयर। अब बारी आती है ऑडिट की। तो ऑडिट का ऑर्डर कौन देगा? NCLT। और ऑडिट करवाना पड़ेगा, बस इतना ही इस सेक्शन के अंदर आता है। तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज पी से रिलेटेड बाप, सेक्शन 295। पेमेंट किस चीज की? ऑफ डेट्स। अब किसका डेट कौन देगा? बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी। एज ए मेंबर जो आपने कॉल्स के पैसे देने हैं, बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड सेट ऑफ, और तो कुछ पैसे लेने देने हो तो आपस में वो एडजस्ट भी किए जाएंगे। तो यहां पे हम सेट ऑफ को देखते हैं, तो सेट ऑफ में यहां दो सिचुएशंस निकल के आती हैं। सिचुएशन नंबर 1, अगर है अनलिमिटेड कंपनी और दिस इज ए पॉइंट, अनलिमिटेड कंपनी सिचुएशन 1 में। तो अगर आप अनलिमिटेड कंपनी है, दैट मीन्स मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। तो कहते हैं एनी अमाउंट, कोई भी पैसा जो ड्यू है टू कॉन्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम द कंपनी, मतलब सिंपल भाषा में कहें, कंपनी ने पैसे देने हैं, ये लेके चलिए। अगर कंपनी ने पैसे देने हैं मीन्स उसने पैसे लेने हैं, बट नॉट अमाउंट ड्यू एज मेंबर। ये पैसा मेंबर के रूप वाला नहीं है, जिसे हम कहें कि भाई शेयर या डिविडेंड का पैसा है, नहीं, वो वाला पैसा नहीं है, कोई और पैसा है, जैसे कंपनी ने उसे उधार में सामान लिया हो। एंड बी पॉइंट, अगर है लिमिटेड कंपनी, तो अगर आप लिमिटेड कंपनी है तो आप अलाउ करेंगे अपने डायरेक्टर या मैनेजर को, जो हमने 286 में भी देखा था कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, हुज लायबिलिटी, जिनकी लायबिलिटी अगर अनलिमिटेड है, एंड केस नंबर 2, चाहे लिमिटेड कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी है, दोनों सेम है यहां पे आंसर। इफ क्रेडिटर्स पेड इन फुल, और क्रेडिटर्स के पूरे पैसे लौटा दिए गए हैं, एनी मनी ड्यू टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज, अगेन कंपनी ने पैसे कॉन्ट्रीब्यूटरीज को देने हैं। फॉर एनी रीजन,
किसी भी चीज के, तो डेट मीन्स सिंपली उनसे उधार में सामान खरीदा हो या शेयर्स वगैरह के हो। तो ये क्या होगा, अलाउड टू बी सेट ऑफ। तो आप ये पैसा सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट एनी सब्सिक्वेंट कॉल्स। तो मतलब मेन पॉइंट इसके अंदर है सेट ऑफ का, अगर आप अनलिमिटेड कंपनी हैं और कॉन्ट्रीब्यूटरी को पैसे देने हैं तो जो भी उनसे पैसे लेने हैं आप सेट ऑफ कर सकते हो। अगर लिमिटेड कंपनी है, डायरेक्टर मैनेजर से पैसे लेने हैं और देने भी हैं, सेट ऑफ कर सकते हो। और अगर कोई सी भी कंपनी हो लेकिन आपने क्रेडिटर्स का जब पैसा दे दिया है उसके बाद अगर मेंबर्स को कोई पैसे देने हैं तो उनसे कॉल के लेने हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया जी बाप किसको एग्जामिन करेगा, सीए सीएस को। तो सेक्शन नंबर 296 में सीए, तो ये है पावर ऑफ एनसीएलटी टू मेक सी से कॉल्स। तो ऑब्वियसली कॉल मनी तो आप मंगवाएंगे, किससे मंगवाएंगे, फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज। और जो पैसे आपने कॉन्ट्रीब्यूटरी से मंगवाए हैं तो कई बार एक ही क्लास के आप शेयर्स हो, इक्विटी शेयर, लेकिन कईयों से पैसे 10 रुपए मांग रखें, कईयों से 8 रुपए मांग रखें। तो जो पैसे आपने मांगने होते हैं तो आपको एडजस्टमेंट करनी होती है उनके राइट्स की, ऑफ देयर राइट्स। तो उसके हिसाब से आप पैसे मंगवा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन सीए, सी हो गया है, ए से इसी के ऊपर है कि अब क्या करेगा एनसीएलटी आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वर्ड आपने 296 में देख ही लिया। ये एडजस्टमेंट करने के बाद पैसे आपसे आ गए, इनको यूज कर लिया जाएगा इन पेमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो जिनका क्लेम है उसमें बांट दिया जाएगा। फर्दर हमारी कोड की बढ़ती है सीएस की तरफ। तो 298 में सी से है, अगेन एनसीएलटी की पावर है, पावर टू ऑर्डर। तो सी से ये आ गया कॉस्ट, एक्सपेंसेस एटसेट्रा ऑफ वाइंडिंग अप टू बी पेड, कि उनकी पेमेंट की जाए इन प्रायोरिटी ऑर्डर एज डिसाइडेड बाय एनसीएलटी। तो जैसे एनसीएलटी कहे वो खर्चा आपको उस ऑर्डर में पे करना पड़ेगा। एस से आता है पॉइंट, अगेन पावर है एनसीएलटी की, पावर टू इशू। एस से है समन्स, आप बुलवा सकते हो कुछ लोगों को। कौन से लोग होंगे ये, हैविंग, जिनके पास है कंपनी की प्रॉपर्टी, हैविंग कंपनीज प्रॉपर्टी। और समन इश्यू करने के बाद आप उन्हें एग्जामिन कर सकते हैं ऑन ओथ, जिसका मतलब है एफिडेविट वगैरह उनसे साइन करवा सकते हैं। तो यहां हो गया हमारा सीएस। तो कोड की क्या थी हमारी, बाप में सीएस को एग्जामिन करने की अदा। तो बढ़ते हैं आगे, आइए एग्जामिन करते हैं। तो सेक्शन नंबर 300
ये है एग्जामिनेशन पावर। भाई किसको एग्जामिन करना? कंपनी के बड़े बड़े ऑफिसर, प्रमोटर हूं, डायरेक्टर हूं, एटसेट्रा, उनको एग्जामिन करेंगे। और एग्जामिन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा, और ये दे दी जाएगी किसको? एनसीएलटी को। और उसमें मेन क्या चीज बताना है? फ्रॉड है या नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। किसमें? कंपनी बनाने में, या यूं कह लीजिए कंपनी चलाने में, कि कंपनी कहीं फ्रॉड के लिए तो नहीं बनी, बनाने वाले ही फ्रॉडस्टर्स तो नहीं है। और उसके बाद देयर आफ्टर एनसीएलटी क्या देगी? एक ऑर्डर देगी, रिक्वायरिंग अपीयरेंस बिफोर इट, कि ये अफसर इसके सामने अपीयर हों। नेचुरल है किसके लिए? फॉर एग्जामिनेशन। इनसे पूछताछ होगी। तो ऑन ओथ कह लीजिए, ये लीगल असिस्टेंस ऑब्वियसली ये लोग अपने बचाव में ले सकते हैं। और ये जो एग्जामिनेशन जो भी होगा, प्रॉपर इसके क्या बनवाए जाएंगे? नोट्स, प्लस इसके ऊपर उनके साइन करवाए जाएंगे, और कोर्ट में आपके खिलाफ एज ए एविडेंस इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसके बाद पार्ट 1 में हमारे 3 सेक्शन बचते हैं, और उसकी कोड की बताई थी मैंने आपको अदा। तो सेक्शन नंबर 301 अच्छा सेक्शन है। अगेन ये आपकी पावर है टू अरेस्ट, अरेस्ट करने की। जो लोग भाग रहे हैं इंडिया छोड़ के, या ए से हमारा पॉइंट था, सिंपल कह लीजिए एब्सकॉन्ड, जो भाग रहे हैं इंडिया छोड़ के, एब्सकॉन्डर्स, तो वहीं से वर्ड एब्सकॉन्ड, तो यहीं से हमारी कोड की अदा ए। तो उनको अरेस्ट करने की आपको पावर है, नेचुरल है। एनसीएलटी की पावर की ही बात हम कर रहे हैं। आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये लोग भाग रहे हैं, या नेचुरल सी बात है प्रॉपर्टी लेके भाग रहे हैं, ना देने पड़ जाए इसलिए भाग रहे हैं, तो आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। बुक्स वगैरह भी इनके पास हो सकती हैं, तो आप वो सीज कर लीजिए। और इस सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। देन ए से रिलेटेड 302 अदा, डी पहले, अब हो जाएगी डिसोल्यूशन, कंपनी बंद। तो कंपनी बंद हो जाएगी, और ये ऑर्डर भी कौन देगा? एनसीएलटी देगा। और इसमें प्रोसेस क्या है? कंपनी लिक्विडेटर जो है वो एक एप्लीकेशन देगा, नेचुरल है, एनसीएलटी को देगा। और एप्लीकेशन में क्या लिखेगा कि अफेयर्स जो हैं कंप्लीटली वाउंड अप कर दिए गए हैं, कंपनी के अफेयर्स कंप्लीटली वाउंड अप। तो इसके बाद नेचुरल है, एनसीएलटी ऑर्डर दे देगा कि ठीक है कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाए, एंड इससे रिलेटेड फाइलिंग कर दी जाएगी आरओसी के पास 30 दिन के अंदर। तो यहां वाइंडिंग अप की प्रोसेस शुरू हुई और यहां पे आके खत्म हो गई। सेक्शन 303 का मैं आज के दिन कोई रेलिवेंस नहीं कहता, ये क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 से रिलेटेड है। अदा नाम की कोड की थी हमारी। तो यह है अपील्स किसके खिलाफ? फ्रॉम ऑर्डर मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो दैट मीन्स 1956 के एक्ट की बात कर रहे हैं। तो वी कैन स्किप दिस सेक्शन, इसमें है भी कुछ नहीं,
कि जो 1956 में ऑर्डर्स आए थे उसके खिलाफ अपील वाली बात है, एंड देयर इज नथिंग। सो इसके साथ पार्ट 1 की हमारी रिवीजन खत्म होती है, और मैंने ये रिवीजन आपको कोड की के साथ एक पेज में एग्जैक्टली रजिस्टर का एक पेज, ये मैं शॉर्ट कर रहा हूं, तो प्रॉपर एक पेज के अंदर मैंने सारे सेक्शन लिखने की कोशिश करी और आपको बताने की कोशिश करी। एक बार आप कोड की देख लीजिए, मेन चीज उसी पे थी। हमें 2 कोड की बनानी पड़ी दरअसल। तो पहली हमें ये 292 तक हमने बनाई, और ये थी मॉक टेस्ट पेपर पढ़कर RIE रोए, और रोए इसलिए मिस्टर SD कॉलेज गए। भाई किस लिए गए, कब गए, परसों गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पाई समझने। उसके बाद बाप में CACS एग्जामिन करने की अदा, दैट इज फ्रॉम। तो कोई भी बच्चा अगर सेक्शन से याद करना चाहे तो इस तरह से आप टिका सकते हैं। सो ऑन दिस नोट वी वाइंड अप फॉर टुडे। थैंक यू।